Good morning. I am your biology teacher Nawab Sahid, and today we will discuss your chapter number 9, heredity and evolution. Okay. Uh, your chapter number 8 is already finished. So if you have any doubts, then just ask me on my personal WhatsApp number. Okay. So just ask. So let's start this chapter, and the name of your chapter is heredity and evolution. ठीक है बच्चे, और सबसे पहले हम ये जानेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है. ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इन दोनों कीवर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इवोल्यूशन. ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे, हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी or hereditary is the process of passing the traits and characteristics from parent to the offspring through the genes. तो जब कोई भी कैरेक्टर या जो ट्रेट मतलब लक्षण होते हैं, ट्रेट्स का मतलब लक्षण होता है, ठीक है ना. तो जब कोई भी कैरेक्टर या लक्षण, ठीक है, ट्रेट्स जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में मतलब उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को ही, इस टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं बच्चे. ठीक है. द ऑफ स्प्रिंग्स गेट देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मदर एंड द फादर. जो भी हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो किसके होते हैं, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आए हुए होते हैं. ठीक है. हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर द रीजन यू लुक सो मच लाइक योर पेरेंट्स. और इसी टर्म के वजह से हम लोग सेम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं. एकदम सेम हूबहू कॉपी नहीं दिखते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मली अपने मम्मी पापा की तरह ही क्या करते हैं, हम लोग दिखते हैं ऐसे, उनकी तरह दो हाथ दो पैर ऐसे करके. ठीक है. हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर द रीजन. ये हो गया. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द डीएनए, जीन्स, जेनेटिक्स, वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है बच्चे, तो ये भी आप लोग याद रखो. जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम होता है. ठीक है. जो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट डीएनए, जीन्स एंड कैरेक्टर्स एक्सेट्रा. तो जेनेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है, वेरिएशंस के बारे में और हेरिडिटी के बारे में. आई होप हेरिडिटी आपको समझ में आए. हेरिडिटी क्या है कि एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं आपके ऑफ स्प्रिंग्स में. ओके. अब बच्चे देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इवोल्यूशन को भी. इवोल्यूशन क्या है बच्चे. वी हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम आवर एंसेस्टर. हमने पहले से ही समझा है या सुना है, अपने टीचर से सुनते रहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर से आए. जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे और धीरे धीरे जो है मॉडिफाई होते होते इंसान बने, ऐसे बोलते हैं. व्हाट इज सीन नाउ ऑन द प्लैनेट अर्थ इज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन. जो भी चीज़ें हम देखते हैं इस समय अपने पृथ्वी पे, अपने दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं वो पहले ऐसे नहीं थी. वो बाद में क्या है, वो बाद में इवोल्यूट होके मतलब मॉडिफाइड चीज़ें हमारे पास है इस समय, ऐसे समझो. इज़ देयर एनी साइंस बिहाइंड इट. कम लेट अस फाइंड आउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन. तो बच्चे इवोल्यूशन का मतलब ऐसे समझ लो सीधा सीधा कि इवोल्यूशन का मतलब यह होता है कि जब कैरेक्टर या ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू डीएनए कॉपी. डीएनए जब कॉपी होता है, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, जब डीएनए का कॉपी होता है तो वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है. ठीक है. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में कुछ ज़्यादा मतलब वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं. तो यह वेरिएशंस कई सालों, कई सौ सालों, कई हज़ार सालों बाद, मतलब एक लॉन्ग टर्म के बाद यह वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो कई हज़ार साल बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, मतलब जो बच्चे आएंगे, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे. और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन. मतलब एक लॉन्ग पीरियड के बाद ऐसा चेंज हो जाए जिसका उसके एंसेस्टर से कोई संबंध ही ना हो, वैसा वो दिखता ही ना हो. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. अब चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी के लाइन पे. आई होप आपको समझ में आया होगा इवोल्यूशन क्या होता है और हेरिडिटी क्या होती है. ठीक है, आगे वाले लाइन पे चलते हैं बच्चे. तो देखो बच्चे, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, We have seen
that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtly different. तो नॉर्मली हम यह पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम न्यू बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वो लगभग अपने पेरेंट्स के तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं थोड़ा बहुत. वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसके बारे में हम लोग, मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि जैसे डीएनए कॉपी होती है, क्योंकि दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, और उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है डीएनए का, जिसकी वजह से कुछ न कुछ क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. ए सेक्सुअल में कम आते हैं और सेक्सुअल में ज़्यादा आते हैं. एंड द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्या होते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स प्लांट. अगर हम किसी प्लांट के फील्ड के बारे में अगर हम उसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे सभी प्लांट एक ही तरह होते हैं, उनमें वेरिएशंस नहीं होते. यहाँ पे शुगर केन के फील्ड के बारे में दिया गया है. आप इस समय जाओगे, इस समय आपको जो है नॉर्मली इस समय आपको मिल जाएंगे पैडी के फील्ड मिल जाएंगे, धान के खेत मिल जाएंगे. आप जाओगे तो सभी धान के पौधे लगभग एक खेत में एक ही तरह होंगे, सभी लगभग एक ही तरह होंगे. अगर उनको एक जैसा इरिगेशन मिला, एक जैसा खाद पानी मिला है, तो सब लगभग एक ही जैसे होंगे, ठीक है. तो अब देखो बच्चे, बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर द विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो हम देखो, हम अपने मम्मी पापा की तरह एकदम सेम नहीं है. हमारा कलर अलग है, आइज का साइज अलग हो सकता है, नोज का साइज अलग हो सकता है, हेयर की थिकनेस अलग हो सकती है, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, ठीक है बच्चे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब सब यही है. इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड. तो हम इस चैप्टर में बस यही पढ़ेंगे कि जो ये वेरिएशंस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, इन सभी के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे. द लॉन्ग टर्म consequences of the accumulation of the variations are also as an interesting point to be the considered. और जो लॉन्ग टर्म के बाद एकाएक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर इवोल्यूशन. इसको हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है. अब देखो बच्चे, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा होना. तो कैसे वेरिएशंस जो होते हैं एक साथ मिल जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, इसको पढ़ लेते हैं बच्चे. अब देखो, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन. इनहेरिटेंस मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. तो जब भी एक बेबी बॉर्न होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उसकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो अपने पापा की तरह, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह ही होती है. एंड शटल चेंजेस इन इट. लेकिन कुछ इसमें बहुत थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत ज़रूर चेंजेस होंगे, ठीक है. फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस. तो नए वाले मतलब जो एक पेरेंट जनरेशन है, और फिर एक जो उससे जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है बच्चे. तो F1 जनरेशन में कुछ चेंजेस आएंगे, और फिर F1 जनरेशन भी जो रिप्रोडक्शन करेगा तो उनके बच्चों में थोड़ा और चेंजेस आएंगे, ठीक है. द सेकेंड जनरेशन मतलब ये क्या बोला है, सेकेंड जनरेशन मतलब होता है F2 जनरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं F2 जनरेशन. will have differences that they inherit from the first generation as well newly created differences. और जैसे जैसे यह F1 F2 F3 पीढ़ियाँ आती रहेंगी, जनरेशन्स आते रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस क्या आते रहेंगे, वो आते रहेंगे, वेरिएशंस आते रहेंगे, ठीक है. अब जैसे फिगर 9.1 देखो, ऊपर देखो एक ब्लूइश कलर का, हम इसको एक बैक्टीरियम अगर मानते हैं, बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज द प्लूरल फॉर्म एंड बैक्टीरियम इज द सिंगुलर फॉर्म. अब क्या है, यह ब्लूइश कलर का एक हमारा बैक्टीरिया है, और उस ब्लूइश कलर, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है बच्चे. अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसने जो है 2 बैक्टीरिया बनाया. 2 बैक्टीरिया का अब देखो, अगर हम ऊपर वाले को सिर माने तो उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, सिर उसका जो है रेड कलर का हो गया है. अगर हम नीचे वाले को पैर माने तो इसमें देखो पैर जो है थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया, लाइट ग्रीनिश हो गया.
फिर ये इसके दोनों ऑफ स्प्रिंग्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बाय द बाइनरी फिजन या एक्सेट्रा, ठीक है। बैक्टीरिया क्योंकि उसी के थ्रू करते हैं रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन के थ्रू। अब इन्होंने फिर रिप्रोडक्शन किया। अब यहाँ पे देखो जो रेड कलर का उसका सर आ गया था वो उसके ऑफ स्प्रिंग्स पे भी ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब उसके बच्चे के जो सर हो रहे हैं वो दोनों क्या हो गए, रेड कलर के हो गए, जबकि उसके पापा का रेड कलर का नहीं था। उसी तरह सेम देखो ब्लू नीचे लाइट ग्रीन वाला पैर वाला था बैक्टीरिया, उसके जो दो बच्चे हुए वो दोनों ऑफ स्प्रिंग्स के पैर क्या हो गए, लाइट ग्रीन हो गए। लेकिन उसमें से क्या हो गया, थोड़ा सा और वेरिएशंस आ गया। एक बच्चे का पूरे बॉडी क्या हो गया आपका, लाइट ब्लू हो गया, स्काई ब्लू जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब देखो तो फिगर 9.1 तो ये बता रहा है वेरिएशंस, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आ रही हैं। अब आप देखो जो F1 पीढ़ी है, ठीक है, F2 पीढ़ी है, F2 वाले जो नीचे वाले हैं वो अपने दादाजी की तरह, ऐसे हम समझ सकते हैं, मतलब वो मेन जो पेरेंट्स था उसके तरह नहीं दिख रहे हैं, वो उससे अलग हो गए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस, समझे बच्चे। अब देखो तो फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन of a single individual reproduces as happen in asexual reproduction. If one bacterium divide and then the resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them. तो हमने यहाँ यह देखा कि जो बैक्टीरिया से चार ऑफस्प्रिंग्स बने वो उनका स्ट्रक्चर तो सेम अपने मतलब मेन पेरेंट्स के तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ वेरिएशंस आए हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, ठीक है बच्चे। सिमिलर देयर वुड बी ओनली वन माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। तो जब डीएनए कॉपी होती है तो वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, तो उनमें इनएक्यूरेसी आ जाती है। तो इसलिए पूछता है कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, तो यहाँ पे आप आंसर दोगे ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए, ठीक है। तो इनएक्यूरेसीज ऑफ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आपके वेरिएशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक आंसर मिल जाएगा एक को। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated as well as we will see when we discuss the rules of the inheritance. लेकिन यह तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चे तो ये चेंजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Do all these variations in a species have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves? तो क्या ये बैक्टीरिया से या किसी भी एनिमल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब क्या उनके जिंदा रहने के सेम तरीके के चांसेस होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्योंकि उन पे खान पान, इन्वायरमेंट का, जीन्स का सबका असर पड़ता है बच्चे, तो उनके सर्वाइव होने के जो चांसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपके फैमिली में ही अगर 4 बच्चे होंगे, ठीक है, आपके भाई बहन, आपके चाचा के लड़के लड़कियां, इन सभी के आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कुछ बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ऐसा देखने को मिलता है बच्चे। ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। बैक्टीरिया दैट कैन withstand heat will survive better in the heat wave, as we have discussed earlier. Selection of the variations by environmental factors form the basis for the evolutionary process, as we will discuss in later section. तो क्योंकि जो वेरिएशंस आएंगे, मान लो ऐसा वेरिएशंस आया, मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी बताया था यह कि इसमें से किसी एक बैक्टीरिया में, मान लो जो ये लाइट ब्लू मतलब स्काई ब्लू वाला जो बैक्टीरिया दिख रहा है लास्ट के 4 वाले में, उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया जो हीट को क्या कर रहे, बर्दाश्त कर ले, बियर कर ले। अब अचानक से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे ऐसे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, तो क्योंकि ये तो हीट को रेसिस्टेंस कर सकता है तो वो जी जाएगा, लेकिन जो 3 और हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं वो हमारे जीने के लिए अलग अलग वे मतलब अलग अलग एक वे दे सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने वेरिएशंस का यूज करके और उस जो है जो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या है, ठीक है ना।
तो और सैटरडे के लेक्चर में मैं आपको आगे का वीडियो बना के सेंड करूँगा। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ टर्म्स आपको बता देता हूँ। कुछ टर्म देख लो बच्चे। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए इज ए केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरीज द ट्रेट्स इन ए कोडेड फॉर्म। डीएनए क्या होता है? दैट इज ए केमिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऐसे कह सकते हो आप। और ये क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट होती है डीएनए। अब डीएनए क्या है? ये केमिकल है और डीएनए का यूनिट होता है आपका जीन्स, ठीक है बच्चे। तो क्रोमोसोम्स के ये पार्ट्स होते हैं और ये क्या कैरी करते हैं? हमारे ट्रेट्स को करते हैं एक कोड के फॉर्म में। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कोड के फॉर्म में क्या करते हैं? यह कैरी करते हैं ट्रेट्स को। जीन्स क्या होता है? जीन इज द पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जीन क्या है? क्रोमोसोम का ये भी एक पार्ट है। वो क्या करता है? एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो भी हम फंक्शंस करते हैं अपने बॉडी में वो सभी कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। और ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से हमारे जो है ऑफस्प्रिंग्स में। चौथा क्या है? अब देखो बच्चे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ विजुअल कैरेक्टर्स सच एज टॉल एंड ड्वार्फ, वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स, राउंड एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन एंड येलो सीड्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं कि एक पेयर, किसी भी कैरेक्टर का पेयर, जैसे कि लंबाई, तो लंबाई का पेयर क्या होगा? लंबाई और जो है लंबाई का पेयर क्या? कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई टॉल हो सकता है और कोई क्या हो सकता है? डॉर्फ हो सकता है। कलर के पेयर हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। जो है शेप के पेयर हो सकते हैं, जैसे राउंड एंड रिंकल्ड होते हैं। रिंकल्ड मीन्स होता है क्या? ऐसे आप बोल सकते हो खुरदरा हुआ, मुरझाया हुआ। और राउंड मीन्स होता है गोल, ठीक है। तो इसको इन सभी पेयर्ड कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट माने लक्षण, मैंने आपको बताया। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए F1 या जो आपके ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन है इज डोमिनेंट ट्रेट्स। एग्जाम्पल टालनेस इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर इन अ पी प्लांट, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जैसे मम्मी पापा दोनों के क्रोमोसोम्स आप में आए और उसमें से ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि मम्मी के कैरेक्टर अलग हैं, पापा के कैरेक्टर अलग हैं, तो अगर पापा वाला कैरेक्टर आप में आ गया, इसका मतलब कि पापा का कैरेक्टर जो है डोमिनेंट है, वो जो है प्रभावी है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में अपना प्रभाव दिखाए उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। और लास्ट है आपका रिसेसिव ट्रेट। क्या होता है बच्चे? द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट इज प्रेजेंट इन ए जनरेशन इज रिसेसिव ट्रेट। एग्जाम्पल डॉर्फिज्म इन द पी प्लांट। तो ऐसा कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए जो पापा का कैरेक्टर था वो में प्रभावी हो गया तो उसको हमने डोमिनेंट बोल दिया, लेकिन मम्मी के क्रोमोसोम्स भी तो आप में आए हैं, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रभावी नहीं हुआ, अप्रभावी रह गया, अप्रभावी लक्षण। रेसेसिव ट्रेट को बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो मान लीजिए ऐसा कोई क्रोमोसोम आया या ऐसा कोई जीन्स आया जो जीन ऑफस्प्रिंग में प्रभावी न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। तो आई होप आपको हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, यह समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा।